हेलो दोस्तों। इंडिगो के लेटेस्ट रिजल्ट्स रिलीज हो गए हैं और एयरलाइन को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। फाइनेंशियल 26 के थर्ड क्वार्टर में एक ऑपरेशनल ब्रेकडाउन के कारण 3 दिनों में 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, जिससे पूरे देश में पैसेंजर्स अलग अलग जगहों में फंस गए थे। इसके तुरंत बाद फाइनेंशियल 26 के लास्ट क्वार्टर में एयरलाइन को प्रॉफिटेबल क्वार्टर की बजाय 2500 करोड़ रुपीस का नेट लॉस हो गया। तब हमने कहा था कि प्रॉब्लम शायद अभी आना बाकी है। मैनेजमेंट ने भी वार्न किया था कि वीक रुपी और मिडिल ईस्ट टेंशंस ने ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को बढ़ा दिया है। फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ रहे थे, पर फुल इम्पैक्ट तब तक इंडिगो के अकाउंट्स में नहीं आया था। वो बिल्स अगले क्वार्टर में आने वाले थे और वो ज्यादातर अब आ चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के लिए टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 19% बढ़कर 25,600 करोड़ रुपीस हो गया। ये देखने में ऐसा लगता है कि एयरलाइन फाइनली एक मुश्किल पीरियड से निकल चुका है और स्ट्रॉन्ग ट्रैवल सीजन का बेनिफिट उठा रहा है। पर जैसे ही आप बॉटम लाइन पर पहुंचते हो, वो ऑप्टिमिज्म जल्दी ही कम हो जाता है। आपको एग्जैक्ट वही दिखने लगता है जिसके बारे में मैनेजमेंट वार्न कर रहा था। आज के इस वीडियो में हम इंडिगो के फाइनेंशियल 27 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू जंप का कारण समझेंगे, फिर हम इसके एक्सपेंसेस एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉसेस में कैसे बदल गए। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू जंप को समझते हैं। एयरलाइन कैपेसिटी को अवेलेबल सीट किलोमीटर्स या ASK नाम के एक मेट्रिक का यूज करके मेजर किया जाता है। ये सिंपली एयरलाइन की ऑफर की जाने वाली सीट्स की नंबर को उन डिस्टेंसेस से मल्टीप्लाई करता है जितना वो सीट्स उड़ती हैं। मतलब ये हमें एयरलाइन की टोटल फ्लाइंग कैपेसिटी बताता है। ये ईयर ऑन ईयर सिर्फ 3% बढ़ा। अग्रेसिव डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट रखने वाली एयरलाइन के लिए ये ज्यादा ग्रोथ नहीं है। इसके रीजंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट ने एयर स्पेस को डिस्टर्ब किया, जिससे फोर्स कैंसलेशंस हुए और कन्फ्लिक्ट जोन्स के आसपास लंबे डिटोर्स लेने पड़े। क्राइसिस के पीक पर इंडिगो के मिडिल ईस्ट डिपार्चर्स लगभग 150 फ्लाइट्स डेली से गिरकर सिर्फ 20 to 30 रह गए, जो जून के एंड तक रिकवर होकर लगभग 130 हो गए। बेसिकली जब इतने सारे रूट्स डिसरप्ट हो गए थे तो एयरलाइन के लिए ज्यादा कैपेसिटी ऐड करना फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया। पर कैपेसिटी स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है, उस कैपेसिटी का यूज भी वीक हुआ। इंडिगो ने क्वार्टर में लगभग 3.1 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी किया, जो एक साल पहले से सिर्फ 1% बढ़ा है। इनफैक्ट इसने पैसेंजर्स के मुकाबले थोड़ी तेजी से सीट्स ऐड किए, इसीलिए इसके प्लेन्स थोड़े खाली भी उड़े। एयरलाइन जार्गन में इसे लोड फैक्टर कहते हैं, मतलब एक्चुअली फिल होने वाली सीट्स का शेयर, और वो 1.3 परसेंटेज पॉइंट्स गिर गया। तो कैपेसिटी ग्रोथ और इसका यूटिलाइजेशन दोनों वीक था, फिर भी रेवेन्यू 19% बढ़ा। कैसे? क्योंकि इंडिगो ने एक ट्रेड ऑफ किया। इसने हायर फेयर्स के लिए पुश किया और बदले में थोड़ी लोअर ऑक्यूपेंसी एक्सेप्ट की। मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू ज्यादा पैसेंजर से नहीं आया, ये हर पैसेंजर से ज्यादा चार्ज करने से आया। इंडस्ट्री इसे यील्ड कहती है, मतलब एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और वो 21% बढ़ा। फेयर्स को 21% बढ़ाना नॉर्मल टाइम्स में ऐसे इंडस्ट्री में डिफिकल्ट होता है जहां प्राइस बाइंग डिसीजंस को हेवीली इन्फ्लुएंस करता है, पर ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है। कई कंपटीटर्स पीछे हट चुके हैं, जिससे इंडिगो के पास काफी कम कंपटीटिव प्रेशर है। इसने एयरलाइन को बिना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस किए ज्यादा चार्ज करने दिया है। प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर से मिला वो एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर्स की पॉकेट्स में जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिगो के रेवेन्यू में सबसे बड़ा डेंट फ्यूल से आया। एविएशन टर्बाइन फ्यूल एयरलाइन का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहता है, जो इसकी टोटल कॉस्ट का लगभग 40% है। क्वार्टर के दौरान ग्लोबल क्रूड प्राइसेस ईयर ऑन ईयर लगभग 50% बढ़े, पर बड़ी प्रॉब्लम क्रैक स्प्रेड थी। मतलब क्रूड ऑयल को जेट फ्यूल में रिफाइन करने की कॉस्ट, जिसने जेट फ्यूल बेंचमार्क को लगभग 120% बढ़ा दिया। इसलिए इंडिगो का फ्यूल बिल ईयर ऑन ईयर 80% बढ़ा। आपको यहाँ कुछ और नोटिस हो सकता है। अगर ग्लोबल जेट फ्यूल प्राइसेस 120% बढ़े तो इंडिगो का फ्यूल बिल सिर्फ 80% क्यों बढ़ा? ये कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक इंटरवेंशन ने ये प्राइस राइज कंट्रोल किया। अप्रैल और जून के फर्स्ट वीक के बीच इंडियन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने डोमेस्टिक जेट फ्यूल प्राइसेस को इफेक्टिवली कैप या लिमिट कर दिया। एयरलाइंस मार्च बेसलाइन से 25% से ज्यादा पे नहीं करेंगी, चाहे ग्लोबल प्राइसेस कितने भी बढ़ क्यों ना जाएं। उसने डोमेस्टिक जेट फ्यूल प्राइसेस को लगभग 110 to 115 रुपीस पर लीटर पर रखा, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल मार्केट रेट्स पर प्राइस होता रहा, जो एनालिस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 150 रुपीस पर लीटर के बराबर को टच कर रहा था। लेकिन ये रिलीफ यूनिवर्सल नहीं था। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर प्राइवेट फ्यूल सप्लायर्स ने सेम कैप प्राइसेस ऑफर नहीं किए, जिससे इंडिगो को कैप पीरियड के दौरान भी अपने डोमेस्टिक फ्यूल के एक पोर्शन पर मार्केट रेट्स पे करने पड़े। फिर भी क्योंकि इसका ज्यादातर फ्यूल पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी से आता है, एयरलाइन का ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट जितना हो सकता था उससे कम रहा।
लेकिन वो सपोर्ट जून 9 को खत्म हो गया जब कैप हटा दिया गया और डोमेस्टिक प्राइसेस तुरंत मार्केट रेट्स पर वापस आ गए। मतलब ये क्वेश्चन अब चला गया है, अगले क्वार्टर में इंडिगो का फ्यूल बिल बढ़ सकता है। पर इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस की एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस की थी, तो हमें इसे क्लोजली ट्रैक करना होगा। फ्यूल अकेला प्रेशर पॉइंट नहीं था, नॉन फ्यूल कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर 11% बढ़े। इसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस से आया जो एक्सेप्शनल ग्रेचुइटी प्रोविजंस की वजह से बढ़े। कॉन्ट्रैक्चुअल एस्केलेशंस की वजह से इंजन मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़े। और तो और इंडिगो के कई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट लीजेस यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड हैं। रुपये के ईयर ऑन ईयर 11% से ज्यादा गिरने से इनमें से हर एक बिल ज्यादा महंगा हो गया। इस लास्ट पॉइंट पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट नहीं था, ये रियल कैश था। हर मेंटेनेंस इनवॉइस, हर स्पेयर पार्ट, हर लीज पेमेंट को एक साल पहले के मुकाबले वीकर एक्सचेंज रेट पर सेटल करना पड़ता है। लेकिन कॉस्ट साइड पर हर चीज एयरलाइन के अगेंस्ट काम नहीं कर रही थी। इंडिगो ने डैमेज को लिमिट करने के लिए कई लीवर्स खींचे। इसने अपने सबसे पुराने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया जो सबसे ज्यादा फ्यूल बर्न करते हैं और इन फ्यूल प्राइसेस पर अब उनका कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता था। इसने लॉन्ग टर्म लीसेस एक्सपायर होने पर 9 एजिंग एयरक्राफ्ट्स लेसर्स को परमानेंटली रिटर्न कर दिए, जिससे रिकरिंग लीज कॉस्ट भी कम हुए। इसने पीक ट्रैवल डिमांड को मीट करने के लिए लीज पर लिए गए 13 टेम्पररी एयरक्राफ्ट भी वापस कर दिए। डिमांड कूल होने पर उन एक्सपेंसेस को हटा दिया। एयरलाइन ने डे टू डे स्पेंडिंग को भी टाइट किया और सीनियर एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीजेस को डिले कर दिया। एक साथ इन स्टेप्स ने इंडिगो को एक स्मॉलर और लीनर फ्लीट ऑपरेट करने के काबिल भी बनाया। पर फ्यूल कॉस्ट में 80% जंप और वीकर रुपये के अगेंस्ट वो मेजर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। कॉस्ट्स रेवेन्यू से तेजी से बढ़े, जिससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स तक पहुंचने से पहले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। ये देखने के लिए कि स्क्वीज रेवेन्यूज इवेंचुअली नेट लॉसेस में कैसे बदल गए, हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को फॉलो करना होगा। इस क्वार्टर में इंडिगो के अर्न किए गए हर 100 रुपीज के लिए लगभग 84 रुपीज एयरलाइन चलाने के बेसिक कॉस्ट में गए, जैसे फ्यूल, क्रू सैलरीज, एयरपोर्ट चार्जेस और मेंटेनेंस। इसने रफली 16 रुपीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा छोड़ा। एक साल पहले वो नंबर 28 रुपीज था। ये एक शार्प ड्रॉप है, पर ये अभी भी एक प्रॉफिट ही है। प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। इंडिगो अपने ज्यादातर एयरक्राफ्ट को ओन करने के बजाय लीज पर लेता है, तो उस 16 रुपीज का एक बड़ा हिस्सा तुरंत लीज रेंटल्स की तरफ चला जाता है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन भी आते हैं। ये लीजिंग मॉडल अपफ्रंट कॉस्ट को कम रखता है पर बड़े लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। आज इंडिगो के बैलेंस शीट पर 53,800 करोड़ रुपीस की लीज लायबिलिटीज हैं, जो इसके टोटल डेट को 81,500 करोड़ रुपीस पर ले जाती है। जब तक ये लीज रेंटल्स, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का वो 16 रुपीस खत्म हो चुका होता है। फिर करेंसी लाइन आती है। इस क्वार्टर में इंडिगो ने सिर्फ 82 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिपोर्ट किया। ये पिछले क्वार्टर के 4,800 करोड़ रुपीस के फोरेक्स लॉस से बहुत कम है। पहले ये सरप्राइजिंग लगता है, रुपये अभी भी एक साल पहले से लगभग 11% वीकर था, तो फोरेक्स लॉस बढ़ा क्यों नहीं था? आंसर इस बात में है कि ये लॉसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज को क्वार्टर के लास्ट डे के एक्सचेंज रेट का यूज करके मार्क टू मार्केट किया जाता है। भले ही क्वार्टर के दौरान रुपी सिग्निफिकेंटली वीक हुआ था, ये जून 30 को रिकवर हुआ और मार्च के एंड से सिर्फ 10 पैसे वीकर क्लोज हुआ। उस लास्ट मिनट मूव ने अकाउंटिंग लॉस को कम कर दिया, जिससे इंडिगो को सिर्फ 82 करोड़ रुपीस का फोरेक्स लॉस हिट हुआ। पर क्वार्टर एंड का काम सिचुएशन एक्सचेंज रेट के अंडरलाइंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। इंडिगो एयरक्राफ्ट लीजेस, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और अपने इंटरनेशनल फ्यूल के बड़े हिस्से के लिए यूएस डॉलर में ही पे करता है, जबकि ये अपना ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू रुपीस में अर्न करता है। तो क्वार्टर एंड एक्सचेंज रेट्स और शॉर्ट टर्म हेजेस अकाउंटिंग इंपैक्ट को स्मूथ आउट तो कर सकते हैं, पर वो उन हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट को हटा नहीं सकते जो ईयर ऑन ईयर 11% से ज्यादा डिप्रिशिएट हुए रुपये के साथ आते हैं। क्वार्टर एंड तक वो करेंसी हिट इंडिगो के ऑपरेटेड हर फ्लाइट के कॉस्ट में पहले ही जुड़ चुका था, और एक बार बिल सेटल होने के बाद एयरलाइन ने 238 करोड़ रुपीस के नेट लॉस के साथ क्वार्टर क्लोज किया। अब इंडिगो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस या रुपये को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर ये अपने बिजनेस को दोनों के लिए ज्यादा रेसिलिएंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये एफर्ट कई क्वार्टर से चल रहा है। जैसे हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा था, एयरलाइन फ्लीट फाइनेंसिंग को रीथिंक कर रहा है। इस क्वार्टर इंडक्ट किया गया हर एयरक्राफ्ट गिफ्ट सिटी में इसके नए लीजिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंस किया गया था, जो गुजरात में इंडिया का फाइनेंशियल फ्री जोन है। अगले 2 सालों में इसका प्लान है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 150 एयरक्राफ्ट लीज करना। आइडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गिफ्ट सिटी के थ्रू लीज किए गए एयरक्राफ्ट टैक्स और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स के बेनिफिट्स उठाते हैं। ये ट्रेडिशनल ऑफशोर लीजिंग हब्स जैसे आयरलैंड या सिंगापुर के थ्रू डील्स रूट करने से सस्ते भी होते हैं। टाइम के साथ इंडिगो को अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम करने में मदद मिलनी चाहिए, भले ही ये यूएस डॉलर के एक्सपोजर को खत्म ना करे।
एयरलाइन ने 1000 से ज्यादा लीप 1A इंजन के लिए एक डील भी साइन की है। साथ ही इंडिया में अपना मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल या MRO फैसिलिटी बिल्ड करने के प्लान्स भी हैं। अपने फ्लीट के ज्यादा हिस्से को डोमेस्टिकली सर्विस करने से ग्रेजुअली मेंटेनेंस स्पेंडिंग का एक बड़ा शेयर रुपीस में शिफ्ट होना चाहिए, जबकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इसकी डिपेंडेंस भी कम होनी चाहिए। आगे देखें तो इंडिगो एक्सपेक्ट करता है कि डिमांड सीजनली सॉफ्ट होगी और ये उसके अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क को एडजस्ट भी कर रहा है। ये अपने ईस्टर्न नेटवर्क पर 6 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स टेम्पररीली सस्पेंड कर रहा है, जिसमें हो ची मिन सिटी, हांगकांग और शंघाई इंक्लूडेड हैं। इन रूट्स के अक्टूबर में रिज्यूम होने की एक्सपेक्टेशन है, जब ट्रैवल डिमांड टिपिकली दोबारा पिकअप होती है। एयरलाइन में क्लियरली बहुत कुछ बदल रहा है और ये एक डिफिकल्ट टाइम पर भी हो रहा है। इस ट्रांजिशन को स्टीयर करने में मदद करने के लिए वेटरन एविएशन एग्जीक्यूटिव विलियम वॉल्श, जिन्होंने पहले ब्रिटिश एयरवेज और IAG को लीड किया था, ये अगस्त के शुरुआत में इंडिगो की लीडरशिप टीम ज्वाइन कर रहे हैं। ग्लोबल एयरलाइन नेटवर्क्स बिल्ड करने का उनका एक्सपीरियंस वैल्यूएबल प्रूफ हो सकता है, क्योंकि इंडिगो 2030 तक इंटरनेशनल फ्लाइंग को टोटल कैपेसिटी का 40% बढ़ाने के अपने गोल की तरफ काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चेंजेस काफी होंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।